स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक। और लेसन पूरा करने के बाद हम इस लेसन में से और हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विभिन्न सालों में जो आए हुए प्रश्न हैं वो प्रश्न हल कर रहे हैं जो इस लेसन से आए हुए हैं। तो इसी क्रम में ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया था। NiCN4- आयन का स्वच्छ आकृति चित्र बनाते हुए इसके केंद्रीय परमाणु की संकर्ण अवस्था को समझाइए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको अगर पूछे तो धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो यहां धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हम ज्ञात कर लेते हैं। और एक बात इसमें पूछी है स्वच्छ आकृति चित्र। तो आकृति चित्र में हम समन्वय संख्या देखकर और आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। समन्वय संख्या कैसे? जैसे यहां CN4 जुड़े हैं तो कहने का अर्थ ये निकल है, इसके साथ ये CN 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो फिर समन्वय संख्या 4 हो गई। तो समन्वय संख्या जिनमें 4 होती है तो याद रखना उनमें आकृति और वर्गाकार होती है। जिनमें समन्वय संख्या 4 होती है उनमें आकृति वर्गाकार होती है। तो आकृति वर्गाकार तो हम इस प्रकार एक वर्ग का निर्माण कर लेंगे और वर्ग का निर्माण करके उसके केंद्र में जो धातु परमाणु दिया वो केंद्र में इस प्रकार से लगा लेंगे। यहाँ यूं उपसहसंयोजक के चारों कोनों से निशान लगा देंगे और उसके बाद में इसमें CN जुड़े हैं तो CN इस प्रकार से यूं लगा देंगे। यहाँ पर CN इसमें यूं CN लगा देंगे। कार्बन है वो आपको उपसहसंयोजक बंध के सामने रखना है क्योंकि इसमें दाता परमाणु कार्बन होता है तो कार्बन उपसहसंयोजक बंध के सामने आ जाएगा। और यहां इसके ऊपर -2 आवेश है तो आप यूं कर सकते हो, इसके ऊपर -2 आवेश ऐसे लगा सकते हो। ये वर्गाकार आकृति बन गई। और कहता है इसमें केंद्रीय परमाणु की संकर्ण अवस्था को समझाइए। तो हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं तो X+4 और CN-1 होता है। निकल का मैं निकालूंगा तो X मानूंगा, यहां प्लस का निशान आ जाएगा, पैरों वाली संख्या पहले लिखी जाएगी। CN पर -1 आवेश है, आप सारणी में देखना। और उसके बाद में पूरे संकुल आयन पर -2 आवेश है तो बराबर -2 आ जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो X-4 = -2 और आपके X-2 + 4 तो सीधा लिखूं तो X बराबर +2 आ जाएगा। यानी निकल का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +2 प्राप्त हो जाएगा। तो निकल का ऑक्सीकरण अंक +2 हम यहां इस प्रकार से ये कार्य हम करेंगे अपनी मुख्य कॉपी में, मेन कॉपी में। तो निकल +2 अवस्था में यहां आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, निकल का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके अनुसार विन्यास लिखेंगे और अंतिम कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इस पर धनावेश आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका अर्थ है अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन निकलना। तो मैं विन्यास लिखूं निकल का तो आप जानते हो निकल है वो आपके कोबाल्ट और निकल 28 नंबर पर आता है। निकल 28 पर आता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। जो इसमें इकाई का अंक है वो हमेशा यहां D वाले में आ जाएगा। तो यहां 3d8। अब इसको क्वांटम संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो यहां से यहां तक तो पूरा सेम लिखा जाएगा और आगे बढ़ती क्वांटम संख्या में 3d8 पहले और 4s2 आ जाएगा। ये हमने बढ़ती क्वांटम संख्या में लिख दिया। अब देखिए यहां पर +2 लिखा है तो प्लस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन निकलना। तो अंतिम कोष से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन 2 तो यहां 0 हो जाएगा, कोष खाली हो जाएगा, कोष कभी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद में भरा हुआ कोष तो D है तो D का यहां हम निरूपण कर लेंगे इस प्रकार से। यहां D को बना लेंगे, D बना लेंगे तो आप जानते हो D में 5 समभ्रंश ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। और यहां 4s है, 4s को हम इस प्रकार से खाली छोड़ देंगे। 4s के साथ 4p भी होता है तो उसको बनाकर भी छोड़ देंगे। तो यहां आप देखेंगे D में कितने 8 तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देंगे। 5 भरने के बाद अब युग्मन करेंगे 6 और 7 और 8।
अब हम निगाह डालेंगे अपने इस संकुल आयन पर। यहां दिया हुआ लिगेंड देखिए Cn है। Cn एक पर्पल लिगेंड होता है। बार बार बता चुका हूं कि जल का अणु और हैलोजन वो तो दुर्बल होते हैं। जल का अणु जहां आ जाए लिगेंड के रूप में और सारे हैलोजन आए तो वो दुर्बल होते हैं, बाकी सारे बच गए वो प्रबल होते हैं। तो यहाँ ये Cn है तो ये प्रबल होगा। और प्रबल लिगेंड जो होता है तो वो इन कोशों में भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन कर देता है। यहां तो युग्मित है, यहां भी युग्मित है, यहां भी युग्मित है, और जो और बच गए इसको इसमें ले आएगा, अर्थात युग्मन कर देगा इनका। कौन? जो प्रबल लिगेंड होता है वो। तो हम यहाँ एक लैंग्वेज लिखते हैं ये बनाने के बाद में कि संकुल दिए गए संकुल आयन में Cn एक यानी साइनो एक प्रबल लिगेंड है जो कि धातु परमाणु के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। ये लैंग्वेज लिखने के बाद में, और अब हम आगे युग्मन करने के बाद की प्रक्रिया को दर्शा देंगे। तो युग्मन इस प्रकार से यहां यूं हो जाएगा। पहले मैं सारे कोष बना देता हूं और उसके बाद फिर युग्मन कर देंगे। तो यहां यूं लिख देता हूं। तो यहां युग्मन कहने का अर्थ आपके 3 में तो है युग्मन, तो वो तो सेम का सेम लिख देते हैं। और चौथे में यहां ये वाला यहां से उठ करके यहां आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका युग्मन हो जाएगा। और अब हम ये देखेंगे कि निकल के इस विन्यास में और कितने Cn जुड़े हैं, 4 साइनो जुड़े हैं। तो 4 साइनो तो खाली कोशों में जोड़े जाएंगे। तो खाली कोश मुझे तो ये नजर आ रहा है, इसमें साइनो जोड़ देंगे Cn, और एक S का नजर आ रहा है, इसमें जोड़ देंगे Cn, और उसके बाद में फिर आपके 2 Cn इसमें जोड़ देंगे। कौन से में? P वाले में। इस प्रकार से यूं बन जाएगा। तो अब देखिए D का, यहां देखिए एक मिनट, D का कक्षक कितना काम में आ रहा है? D का एक हिस्सा काम में आ रहा है, मैं लिखूंगा D1। D कक्षक का एक बॉक्स काम में आ रहा है, मैं लिखूंगा D1। S का कितना? S का भी एक काम में आ रहा है, मैं लिखूंगा S1। P के कितने काम में आ रहे हैं? P के 2 काम में आ रहे हैं, मैं लिखूंगा P2। अपना संकर्ण कौन सा हो गया? DsP2। संकर्ण कौन सा हो गया? संकर्ण पूछे तो DsP2 हो गया, और हमें संकर्ण ही तो पूछा है, परमाणु की संकर्ण अवस्था, तो हो जाएगी DsP2। हाँ, एक बात और ज्ञात कर लेते हैं इसमें। अगर ये पूछे बताइए ये जो यौगिक है ये निम्न चक्रण वाला है या उच्च चक्रण वाला है, तो देखिए इसमें 3D काम में आ रहे हैं। 3D काम में आ रहे हैं संकर्ण में, तो ये निम्न चक्रण वाला होगा। कौन सा होगा? निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल होगा ये। इसमें 3D वाले कोश काम में आ रहे हैं, और अगर 3D वाले ना आते और ये S और P आते तो हम कहते हैं कि इसमें सामान्य संकरण है। और यहां 3D काम में नहीं आता, S और P आते, और इधर 4D वाला D काम में आता, तो मैं कहता उच्च चक्रण संकुल। लेकिन अब तो इसमें 3D वाले काम में आ रहे हैं, तो बोलूंगा निम्न चक्रण संकुल। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया। अगला एक सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, Na+2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सीधा एक हमें धातु आयन दिया है, यानी धातु के ऊपर आवेश लिखा है, धातु आयन हो गया, और अकेला धातु आयन है, इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। तो हमें परमाणु क्रमांक निकल का याद होना चाहिए। आप जानते हो निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, और हमें तो +2 दिया है, तो कहने का अर्थ 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से बाहर निकाल देंगे। तो आप जानते हो हम पढ़ते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। हमने ये सारा कुछ 11th क्लास में पढ़ा है। 3p6 और 3p6 के बाद 4s2 और 3d8। अब इसे बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहां से यहां तक तो सेम लेके आओगे, फिर आप लिखोगे 3d8 और 4s2, और निकल पर 2 आवेश लगाए तो अंतिम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो अंतिम कोश से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अंतिम कोश में आते हैं। तो अंतिम कोश यानी बड़ी क्वांटम संख्या वाला अंतिम कोश होता है हमेशा। तो यहाँ बड़ी क्वांटम संख्या वाला 4s है, अंतिम कोश, इस इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दीजिए आप। 2 निकालोगे तो 4s 0 हो जाएगा। और अब ये तो 0 हो गया, 3D देखिए 3D भरा हुआ है, तो 3D को आप यहाँ निरूपित कर लीजिए इस प्रकार से। और यहाँ आप जानते हो D में समभ्रंश ऊर्जा वाले 5 कक्षक होते हैं,
और इनमें डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यूं भर लेंगे। अब युग्मन शुरू कर देंगे 6 और 7 और 8। और आप देख रहे हो 4s तो 0 है, तो 4s तो 0 है, तो इसमें तो 0 है, यहां तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी में देख लेंगे अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, क्योंकि हमें चुंबकीय आघूर्ण जब ज्ञात करना होता है तो हम बोर मैग्नेटॉन का एक फार्मूला काम में लेते हैं, और वो फॉर्मूला इस प्रकार से, और आपके n इंटू और n+2 होता है, ठीक है ना, n इंटू n+2 का रूट एक फार्मूला होता है, और इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन यहां n क्या होता है, यहां n होता है इन कक्षकों में सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, लेकिन मुझे दो अकेले अकेले नजर आ रहे हैं, सिंगल सिंगल नजर आ रहे हैं, अर्थात वो अयुग्मित हैं। तो यहां n का मान 2 हो जाएगा, ये 2 के लिए n का मान 2 हो जाएगा। n का मान 2 हो जाएगा तो 2 यहां लिखेंगे और 2 यहां n के लिखेंगे, और इस प्रकार से और यूं लिखेंगे, और ये आपके टोटल रूट 8 हो गया। तो ये आपके 2.82 bm बोर मैग्नेटॉन इसका आंसर आ गया। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है, तो रूट 8 को जब करोगे 2.82 बोर मैग्नेटॉन, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात हो गया। जब हमें एग्जाम में पूछे 1 नंबर वाले में या 2 नंबर वाले में, ये 1 नंबर वाला है, तो आपको सीधा इसका आंसर ये नहीं निकालना है, आपको ये प्रोसेस अपना के लानी है। 1 नंबर वाले में पूरी प्रोसेस होती है, तभी हमें पूरे अंक मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले इसका विन्यास लिखोगे, फिर उसको क्वांटम के अनुसार व्यवस्थित करोगे, फिर ये डी का निरूपण करोगे, और फिर ये फॉर्मूला में आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या रखोगे, फिर उत्तर निकालना है आपको। इस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर अपनानी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा ध्यान रखना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न लिगेंड को एक दंतुक और द्विदंतुक में विभाजित कीजिए। हमें ये बताना कि कौन से तो एक दंतुक है और कौन से द्विदंतुक है, अर्थात कौन से लिगेंड तो केवल मात्र एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, और कौन से लिगेंड ऐसे हैं जो दो दो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो देखिए EN ये प्रतीक होता है एथिलीन डाइएमीन का। एथिलीन डाइएमीन का सूत्र हम इस प्रकार लिखते हैं, CH2 के दोनों तरफ आप NH2 लगा दीजिए, CH2 के दोनों तरफ आप NH2 लगा दीजिए, एथिलीन डाइएमीन बन जाएगा। और नाइट्रोजन है तो इस पर एक लोन पेयर होता है, इधर वाले पर भी लोन पेयर होता है। ये नाइट्रोजन भी केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर दे देता है और उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। ये नाइट्रोजन भी केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर दे देता है और उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो इसमें दो दाता परमाणु हो गए, तो फिर ये लिगेंड तो द्विदंतुक हो गया। तो एथिलीन डाइएमीन हमेशा द्विदंतुक लिगेंड होता है। कौन सा होता है? ये द्विदंतुक होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक होता है। CN जिसे साइनो बोलते हैं, और साइनो में कार्बन परमाणु दाता परमाणु के रूप में काम करता है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके और उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, तो ये एक दंतुक लिगेंड है। CN कौन सा है? CN आप याद रखना, साइनो बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड है। इधर देखिए ACAC जिसे बोलते हैं एसीटिल एसीटोनेटो, मैं इसका नाम लिख रहा हूं यहां पर, एसीटिल एसीटोनेटो, एसीटिल एसीटोनेटो जिसे बोलते हैं ACAC। और याद रखना यह भी द्विदंतुक लिगेंड होता है। मैं इसकी संरचना यहां प्रदर्शित कर रहा हूं। CH लिखिए आप, अगर इस तरफ डबल बॉन्ड कर रहे हो तो उधर सिंगल कर लेना, या फिर उधर डबल बॉन्ड कर रहे हो तो इधर सिंगल कर लेना, एक ही बात है। और अब इस पर भी कार्बन और इस पर भी कार्बन लगा दीजिए, और फिर क्या करना है, दोनों कार्बन के दोनों तरफ CH3 जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ दीजिए। और अब सुनिए, जहां आपने डबल बॉन्ड लगाया वहां आप सिंगल बॉन्ड से O लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड से O लगा दीजिए। और जहां आपने सिंगल बॉन्ड लगाया वहां डबल बॉन्ड से O लगा दीजिए, डबल बॉन्ड से O लगा दीजिए। अगर आपने ये डबल बॉन्ड यहां रखा तो यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, अगर आपने यहां डबल बॉन्ड रखा तो यहां सिंगल आ जाएगा। और अब देखिए इस O के तो दो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहां O के पूरे नहीं हो रहे, इस पर माइनस कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा। तो इस पर
आवेश तो -1 होता है, लेकिन याद रखना जब ये लिगेंड के रूप में काम करेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये O भी तो अपना इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बना लेगा और ये O भी अपना इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बना लेगा, तो इस पर भी माइनस आ जाएगा। इस पर तो ऑलरेडी माइनस होता है इस O पर तो, लेकिन बंध बनाते समय और जैसे ही उसको धातु परमाणु के साथ मिलाया जाता है इसको, तो फिर उस पर भी ऋणावेश आ जाता है, तो फिर ये द्विदंतुक की भांति काम करता है। तो ACAC आप याद रखना द्विदंतुक लिगेंड होता है। ACAC को बोलते हैं एसिटिल एसीटोनेटो और ये द्विदंतुक लिगेंड होता है। इसी प्रकार DMG देखिए, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन, पूरा नाम क्या है? डी का बन गया डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन बन गया। और इसका सूत्र जब आप लिखो तो याद रखना, पहले कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, फिर दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और फिर NOH जोड़ दीजिए, NOH। याद रखना, एक बात बताऊं आपको केमिस्ट्री में, जब भी ऑक्सीन या ऑक्सीन शब्द आए वहां NOH आता है कार्बन के साथ। जहां ऑक्सीन या ऑक्सीन शब्द आए वहां कार्बन के साथ हमेशा NOH आता है। ये फिक्स है। ऑक्सीन शब्द के लिए CNOH आता है, तो कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हेतु यहां और डबल बॉन्ड लगा दिया। अब उसके बाद में ये जो कार्बन बच गए इसके बॉन्ड की पूर्ति के लिए यहां दोनों तरफ CH3 जोड़ दीजिए और इस प्रकार से अब देखिए, अब आप देखोगे कि यहां ये दोनों H जब हम इसको किसी धातु परमाणु के साथ मिलाएंगे संकुल यौगिक बनाने के लिए, तो ये दोनों H यहां से हट जाएंगे और हटते ही इस पर माइनस माइनस आ जाएगा। तो याद रखने वाली बात कि ये द्विदंतुक लिगेंड होता है, यानी ये वाला O भी उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा, ये वाला O भी उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा, तो फिर DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। तो ये भी एक द्विदंतुक लिगेंड है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो रिपीट कर देता हूं, एथिलीन डाइएमीन भी द्विदंतुक लिगेंड है, साइनो एक दंतुक लिगेंड है, ACAC जिसे हम कहते हैं द्विदंतुक एसिटिल एसिटिनेटो यानी द्विदंतुक लिगेंड, और DMG भी द्विदंतुक लिगेंड है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है।